नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 12 जो अनिवार्य हिंदी है आरोह है, उसमें अगला जो पाठ अपन पढ़ेंगे आज वो कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण की दो छोटी छोटी कविताएं जोड़ी गई हैं। एक कविता तो है, देखिए कविता के बहाने बहुत ही प्यारी कविता है, और एक है बात सीधी थी। तो सबसे पहले अपन को कवि का परिचय देख लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कुंवर नारायण है, उनका जन्म 1927 में हुआ था। 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एक्चुअल में क्या है कि अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद में जब वो साहित्यिक दुनिया में आए तो इनको अगेय के द्वारा तीसरे तार सप्तक के जो कवि थे ना, उसमें इन्होंने शामिल किया है। इनको शामिल किया गया है अगेय के द्वारा। तीसरे तार सप्तक के ये कवि रहे थे। ठीक है, तार सप्तक अगर आपको बहुत ही ढंग से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में से आप वीडियो देखिएगा, आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसी वाली ट्रिक के माध्यम से वो वीडियोस बनाया गया है। इनकी जो रचना है चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुई थी। परिवेश हम तुम 1961 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी प्रसिद्धि के चार चांद लगाने वाली जो रचना है ना, वो है आत्मजयी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, इसके बाद में है आत्मजयी 1965 में, और अपने सामने ये है 1979 में, कोई दूसरा नहीं है ये 1993 में प्रकाशित हुई है। ये जो कोई दूसरा नहीं जो रचना है ना, इसी रचना पर इनको 1995 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उससे उनको सम्मानित किया गया था। कोई दूसरा नहीं, ये प्रसिद्ध रचना है इनकी। आत्मजयी जो रचना है ना, ये एक प्रबंध काव्य रचना है, और इस रचना में एक्चुअल में क्या है कि ये रचना कठोपनिषद के पौराणिक कथा पर आधारित है। तो इसमें जो कठोपनिषद है उसमें कठोपनिषद यम निचिकेता के पर आधारित है। निचिकेता जो है वो है, ध्यान रखना, नई चेतना का प्रतीक, और वज्र सर्वा है वो पुराने मूल्यों का प्रतीक। इसमें दो मुख्य पात्र भी हैं। आत्मजयी एक प्रबंधात्मक रचना है। इनने कहानी संग्रह लिखा था आकारों के आसपास, और समीक्षा लिखी थी आज और आज से पहले, और सामान्य मेरे साक्षात्कार। ये इनका छोटा सा परिचय है, मतलब ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छे से याद रखना, इनकी रचनाएं सीधी सीधी भी पूछी जा सकती हैं, कि जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी। स्पेशली तो परीक्षा में यही पूछी जाएगी कि आत्मजयी रचना किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, ये रचना कुंवर नारायण जी की है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दूसरा रचना के लिए दिया गया था 1995 में। इनके अलावा इनको कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो इनको 2005 में संपूर्ण जो साहित्यिक योगदान है उसके लिए दिया गया था, और 2009 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित है वो किया गया था। ठीक है, और ये आत्मजयी रचना, इस पे इनको व्यास सम्मान भी मिला था। इनको व्यास सम्मान भी मिला था। ये एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनको व्यास और साहित्य अकादमी एक ही वर्ष में मिले थे। कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 95 में, आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके लिए आत्मजयी रचना। अब देखते हैं इनके बारे में। न जाने कब से बंद एक दिन, इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी हुई कोई पुरानी किताब हो। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर कवि लिखते हैं कि गर्द से ढकी हुई पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण जो हैं, उन्होंने 1950 में लेखन कार्य प्रारंभ किया था। और इनकी जो पहली जो कविता है ना 1950 में प्रकाशित हुई, उस शीर्षक था न जाने कब से बंद। आप लिख लीजिएगा, न जाने कब से बंद इनकी पहली कविता का शीर्षक है। उनके आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख हैं, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं की समीक्षा भी लिखी हैं। किंतु कविता की विधा में इन्होंने सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधात्मक की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी थी, तो कुंवर नारायण थे। उन्होंने भी आत्मजयी जैसे एक प्रबंधात्मक काव्य रच करके भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी लोग जब बड़ी बड़ी कविताएं लिख रहे थे, प्रबंध काव्य लिखने लग गए थे नई कविता के दौरान, तो इन्होंने भी आत्मजयी नामक एक रचना लिख डाली।
आलोचक तो ये भी मानते हैं कि इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपना और वैचारिक धुंध के बजाय ये बिल्कुल संयत सुथरी और परिष्कृत साफ सुथरापन है इनकी कविताओं में। ठीक है, भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। इनकी कविताओं की भाषा की विविधता, उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनकी कवि स्वभाव की मूल विशेषता रही है। इसलिए संयत और संभ्रम प्रसंगानुकूल कविता के बीज शब्द हैं इनके। कुंवर नारायण जो हैं, अब आगे देखिए, कुंवर नारायण पूरी तरह से नागर संवेदना के चेहरे रहे हैं। कैसे चेहरे रहे हैं? नागर संवेदना के चेहरे। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है कि किस कवि के बारे में ये कहा जाता है कि वो नागर संवेदना का चेहरा रहा है? तो कुंवर नारायण। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने देखिएगा विवरण उनके यहाँ पर नहीं के बराबर मिलता है, परंतु व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजना के साथ में आता है। एक में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे संवेदनशील मन में आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब इनकी कविताओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दो कविताएं दी गई हैं। एक तो कविता के बहाने, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। द्वितीय श्रेणी में अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इन दिनों के लिए। और ये इन दिनों काव्य संग्रह है वो इनका प्रमुख काव्य संग्रहों में से एक गिना जाता है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर के बहुत ही शंकित है, यानी कविता का वजूद क्या है, क्योंकि हास्यास्पद कविताएं ज़्यादा पसंद करते हैं लोग और ऐसे ही कवि हो रहे हैं। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह है कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने पर एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो मतलब एक चिड़िया से कविता की तुलना की गई। चिड़िया की उड़ान से फूल से लेकर के बच्चे तक की एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कहने का आशय ये नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। कहने का आशय ये नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ साथ परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के असीम सपने भी हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है, यानी सीमा का कोई स्थान नहीं। बच्चे कुछ खेलते खेलते कुछ भी खेलने लग जाते हैं, है ना। कविता भी अपने शब्दों का एक खेल है, जो शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य के सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ पर सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, और वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा क्यों ना हो। दूसरी जो कविता है वो है बात सीधी थी, जो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। और बात सीधी थी इस पे साहित्य कोई दूसरा नहीं है के लिए साहित्य अकादमी मिला था 1995 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कविता के कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, यानी हर बात कहने के लिए एक निश्चित शब्द तो होते ही हैं। ठीक वैसे ही हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा भी होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे को पर्याप्त रूप से जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द का जुड़ना होता है, और तब ऐसा होता है किसी दबाव या फिर अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, सहूलियत के साथ में हो जाता है सब कुछ। तो अब देखिएगा 1995 में आत्मजय के लिए व्यास सम्मान नोट कर लीजिए, 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी मिला था। इनकी संपूर्ण जो रचना है कुंवर नारायण की, तो कुंवर नारायण के पुत्र का नाम है अपूर्वा। उसने उनकी संपूर्ण रचनाओं को नो अदर वर्ल्ड के नाम से प्रकाशित करवाया। किस नाम से? नो अदर वर्ल्ड के नाम से प्रकाशित करवाया। अब देखिएगा अपन कविता, बहुत ही प्यारी कविता है। कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से है? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है ये। तो देखिए, कविता की उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने चिड़िया क्या जाने। तो देखो, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं वो इधर उधर उड़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार से कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि कवि ने कविता की अपरिमित उड़ान के बारे में बताया है कि कवि कविता की तुलना है वो चिड़िया की उड़ान से करते हैं और कहते हैं कि कविता एक चिड़िया की उड़ान के समान होती है।
जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, चिड़िया कभी बाहर जाती है, कभी भीतर जाती है, कभी इस घर जाती है, कभी उस घर जाती है, उड़ान बढ़ती रहती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान एक सीमित क्षेत्र तक होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित क्षेत्र तक होती है। कविता की उड़ान बहुत दूर तक जा सकती है। कविता में कल्पनाओं के नए नए भाव भर दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी जो उड़ान है और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो असीमित हो जाती है। और भला चिड़िया की कविता की उड़ान को कैसे जान सकती है, यानी चिड़िया जो होती है वो कविता की उड़ान को कैसे जान सकती है। चिड़िया की उड़ान एक निश्चित क्षेत्र, मतलब सीमित क्षेत्र में होती है, एक निश्चित क्षेत्र में होती है, जबकि कविता की जो उड़ान है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, असीमित होता है। यानी काफ़ी दूर तक उनकी भावनाओं में, कल्पनाओं के माध्यम से कवि कुछ से कहाँ भी पहुंचा सकता है कविता को। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको पद्य आराम से समझ में आया होगा। खड़ी बोली का पद्य है, पूछा जाए परीक्षा में तो कविता की उड़ान की तुलना किससे की है, मतलब चिड़िया की उड़ान से की है। परंतु चिड़िया की उड़ान है वो निश्चित होती है, कभी इस घर कभी उस घर, ऐसे तो मतलब वो उड़ती रहती है, परंतु एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है चिड़िया की उड़ान का। ये नहीं है कि चिड़िया कोई हजारों कोस उड़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हजारों भी उड़ गई तो हजार में निश्चित हो गई, परंतु कविता होती है उसमें कल्पना के माध्यम से नए नए भाव है, नए नए अभिव्यक्ति है, उसकी सीमा वो सीमित क्षेत्र तक नहीं रहती, यानी काफ़ी असीमित होती है, व्यापक होती है। समझ रहे हो बात को। अब दूसरा देखिएगा, कविता का खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ पर कवि है वो कहना चाहते हैं कि कविता किस प्रकार से खिलती है, कविता में किस प्रकार से शब्द आते हैं। तो कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता के खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि देखिए, यहाँ पर कविता की तुलना है वो कवि ने फूलों से के खिलने से करता हुआ। कवि कहते हैं कि कविता भी फूलों के खिलने के समान ही होती है। जैसे कविता में फूलों की जगह खुशबू होती है ना, कविता में शब्दों के माध्यम से खुशबू आ जाती है, जैसे फूलों में आती है। नए नए भाव होते हैं, नए नए विचार होते हैं, नई नई अभिव्यक्तियाँ होती हैं। तो फूलों की खुशबू की तरह कविता की खुशबू भी लोगों को आकर्षित करती है, यानी अपनी ओर खींचती है। जैसे फूलों में खुशबू होती है तो अपन उसकी तरफ जाते हैं, इसी प्रकार कविता भी अच्छी होती है, अच्छे भाव होते हैं तो अपन उसको पढ़ना चाहते हैं, आकर्षित करती है अपन को। लेकिन फूल की खुशबू की एक सीमा निश्चित होती है ना। फूल की खुशबू की एक सीमा सीमित होती है, जबकि कविता की खुशबू असीमित क्षेत्र तक होती है। फूल एक बार खिलने के बाद में फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता वो बिना मुरझाई सदियों तक जीवित रहती है। और इस प्रकार से जो फूल हैं उसकी खुशबू कविता की खुशबू की था नहीं पाती है। यानी फूलों की खुशबू एक निश्चित होती है, फिर फूल मुरझा भी जाते हैं, वो सदियों तक जीवित नहीं रह पाते हैं, लेकिन कविता है वो सदियों तक जीवित रहती है। इस प्रकार से फूलों की खुशबू कविता की खुशबू की था नहीं पा सकती है, उस तक पहुंच नहीं पाती है। भला फूल की कविता की सुगंध क्या जाने, यानी फूल होते हैं वो कविता में जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, वो भला फूल हैं वो क्या जाने। तो यहाँ पर कविता की जो तुलना है वो फूलों की खुशबू से की गई है। लेकिन फूलों की खुशबू एक निश्चित होती है, निश्चित एक दायरा होती है, फिर एक निश्चित समय के बाद में फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता होती है वो मुरझाती नहीं है, वो लंबे समय तक चिरस्थायी रहती है। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कविता की तुलना किससे की है, बच्चों के खेल से की है। बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने में माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर है वो कवि कहता है कि कविता की जो तुलना है वो बच्चों के खेल से करते हुए कहते हैं कि बच्चों के खेल के समान है कविता। जिस प्रकार से बच्चा नए नए खेल खेलते रहते हैं, बच्चे बिना किसी भेदभाव के हर किसी घर में इधर कभी उधर, कभी उस घर में कभी इस घर में खेलते फिरते रहते हैं पूरे दिन। तो बच्चों के लिए ये सभी घर है ना वो एक ही हो जाते हैं, यानी समान ही हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये दूसरे का घर है, और बच्चों के लिए कोई भेद नहीं होता उन घरों में। उसी प्रकार कविता में भी कवि नए नए शब्दों का प्रयोग करके अपने भाव व्यक्त करता है। कविता में बच्चों की तरह किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, और बच्चों के खेल के समान ही कविता में भी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, कोई बंधन नहीं होता। इसी प्रकार कवि ने कविता की तुलना है वो बच्चों के खेल यानी बच्चों की क्रीड़ा से यहाँ पर की है। तो तीनों छोटे छोटे पद्य हैं। पहले पद्य में पूछेगा कि कविता की तुलना किससे की, तो चिड़िया की उड़ान से, दूसरे में फूल की खुशबू से, और तीसरे में बच्चों के खेल से। आगे बात समझ में, छोटी सी कविता है। अब देखिएगा, बात सीधी थी कोई दूसरा नहीं। इस पर साहित्य अकादमी 1995 में मिला हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। बात सीधी थी, बहुत ही प्यारी कविता है, छोटी सी कविता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कभी बात तो सीधी थी परंतु भाषा के चक्कर में क्या हुआ कि वो टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि सीधी और सरल बात थी, मैं अभिव्यक्ति करना चाहता था, यानी बिल्कुल साधारण भाषा में कोई बात बताना चाहता था, लेकिन मेरा कहने का जो तरीका है, मेरा अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है, उसके प्रभाव में बात है वो साहित्यिक
साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो भाषा है, वो भाषा के चक्कर में बात है वो टेढ़ी फंस गई थी, यानी उल्टी फंस गई। मैं जो कुछ कहना चाह रहा था वो मैं कह नहीं पाया, वो जरा क्या होगी, टेढ़ी फंस गई। यानी सरल बात भी भाषा के भारी भरकम अगर शब्दों का प्रयोग अपन कर देंगे तो इसका समझ में नहीं आएगी। जैसे आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में एक्चुअल में शुरू होती ही क्या होता है कि सरल भाषा में आमिर खान होता है, वो बताने की कोशिश करता है जैसे विद्युत धारा वगैरह, वो एक ऐसे ही पॉइंट को समझाना चाहता है, वो बिल्कुल साधारण भाषा में कहता है। परंतु जो टीचर होता है वो किताबी ज्ञान के रूप में उसको समझाना चाहता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता, और फिर वो किताबों के नाम में वो भी उस भाषा के रूप में लेता है तो वो टीचर की समझ में नहीं आते। आपने देखी होगी तो वो कहानी आराम से समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर अपन साधारण सी बात है वो अगर साधारण भाषा में कर देंगे ना तो आराम से अगली समझ में आ जाएगी, लेकिन अपन भाषा के चक्कर में भारी भरकम शब्दों का इसमें अगर प्रयोग कर दिया जिसके कारण बात है वो पेचीदा बन जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। यानी कवि कहता है कि मैं जो कहना चाह रहा था वो भाषा के चक्कर में बिल्कुल दब गई, लोगों की समझ में नहीं आई। फिर क्या हुआ, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। फिर कवि कहता है कि इस बात को पाने के लिए मैंने फिर से भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, यानी पुनः अव्यक्त किया, पुनः कहने की कोशिश की, पुनः अव्यक्त करने का मैंने प्रयास किया। शब्दों को तोड़ा, कुछ नया जोड़ा, शब्दों के आगे पीछे करके भाषा को सरल करने की मैंने मतलब कोशिश की, भाषा के इधर उधर करने की कोशिश की, जिससे कि या तो बात बन सके या फिर भाषा के से वो बाहर तो आ जाए। और मेरे इस प्रयास से भाषा के साथ में क्या हुआ, या फिर भाषा बाहर, लेकिन इससे भाषा के साथ में बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी मैं ऐसा जो प्रयास कर रहा था जिससे कि भाषा के साथ बात और ज़्यादा पेचीदा यानी और ज़्यादा कठिन हो गई। पेचीदा का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन हो गई, और शब्दों के अत्यधिक प्रयोग करने के कारण सीधी सी बात है वो भी जटिल हो गई, यानी बिल्कुल साधारण सी बात है। और मैं मेरी साहित्यिकता की दृष्टि से भाषा के भारी भरकम शब्दों के प्रयोग करने के चक्कर में वो समझ में नहीं आई लोगों को, और ना ही मुझे समझ में आ रही थी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सारी मुश्किल और धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरा ठोक ही रहा था। बेतरा मतलब कसता ही जा रहा था। यहाँ पर बेहतर का मतलब होता है गलत ढंग से, यानी गलत ढंग से मैं उस पेंच को कसता ही जा रहा था। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सीधी सी बात थी वो भाषा के चक्कर में इस प्रकार से टेढ़ी फंसी, मैंने सारी मुश्किल को बिल्कुल धैर्य से समझा पहले तो, यानी इसको बिना समझे ही, कि सारी मुश्किल को समझे बिना ही मैंने मूल अर्थ निकालने के बजाय पेंच को और अधिक कसता चला गया। यानी पूरी बात को मैंने समझा नहीं धैर्य से, और बिना समझे मैं पेंच को खोलने के बजाय उसको बेहतर कसता ही चला गया, यानी उसको पेंच की तरह कसता चला गया, उस बात को बार बार कह रहा। तो कवि कहता है कि बात को पेंच की तरह और अधिक जटिल कसने के कारण, क्योंकि इस कर्तव्य को साफ सुनाई दे रही थी मुझे ताशबीनों की शाबाशी और वाई वाई, यानी मैं बात को बेवजह ही घुमाए फिराए जा रहा था, तो मुझे वो बात है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। और जटिलता कसने के कारण ताशबीन जो थे ना, तमाशा देखने वाले होते हैं ताशबीन, यानी मेरी भाषा को सुनने वाले, जो तमाशा देखने वालों की वाही वाही और शाबाशी में मैं बहुत अधिक सा नॉर्मल सी बात को क्या हो गया और ज़्यादा पेचीदा करता चला गया, कठिन करता चला गया। इस प्रकार से सीधी सी बात को शब्दों के अत्यधिक प्रयोग करने के कारण बात है वो और ज़्यादा जटिल हो गई। तो देखिएगा इस पद्य को एक बार फिर से, कि सारी मुश्किल और धैर्य को समझे बिना, यानी मैंने सारी मुश्किल और धैर्य को बिना धैर्य इस बात को समझे बिना पेंच को खोलने के बजाय मैं बेहतरीन तरीके से मतलब उसको कसता चला गया। यानी जैसे पेंच को ज़्यादा कस देते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है, वही स्थिति मेरे साथ होगी, क्योंकि मैं इस कर्तव्य में मुझे साफ सुनाई दे रहा था, यानी मैं ये जो कार्य कर रहा था ना बात का कहने का, उसमें मुझे साफ सुनाई दे रही थी ताशबीनों की शाबाशी और वाई वाई, यानी जो तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाई वाई मुझे साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है कि आखिरकार मेरे साथ वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी जैसे पेंच को साथ अपन जोर जबरदस्ती कसते हैं तो जिससे उसकी चूड़ी मर जाती है, वही स्थिति मेरे साथ हुई कि भाषा का मूल भाव है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, और मैंने जोर जबरदस्ती से बात है उसका प्रभावहीन हो गई थी, और भाषा बेकार घूमने लगी। जैसे बेकार होता है उसकी जो पेच होता है उसकी चूड़ी मुड़ जाती है, वो बेकार घूमने लग जाता है ना, ऐसे बात है ना वो बिल्कुल प्रभावहीन हो गई, और इसका कोई मतलब नहीं लगा, मतलब बात है वो बिल्कुल ठीक से जची नहीं वहाँ पर। उसी बात का ये मूल कथ्य कवि कहना चाहते हैं कि मेरी जो बात थी उसका मूल जो कथ्य था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, और जिस प्रकार पेंच की चूड़ी मर जाती है ना वो बेकार घूमने लग जाती है, उसी प्रकार बात है वो मेरी प्रभावहीन हो गई, उसमें कुछ भी नहीं रहा। हार कर मैंने कील की तरह उसी तरह ठोंक दिया, और हार करके मैंने क्या किया, जिस प्रकार से कील को अपन ठोक देते हैं ना, उसी प्रकार से बात को मैंने क्या कर दिया, वहीं पर छोड़ दिया।
वो दिखने में तो वो कील क्या ठीक ठाक थी, लेकिन अंदर से ना तो उसमें कसाव था, ना ही ताकत थी। यानी अपन कील को ठोक ठाक करके हार करके ऐसे ही ठोक देते हैं, तो उसमें ऊपर से वो दिखने में ठीक ठाक होती है, परंतु अंदर से उसमें ना तो कसाव होता है, ना ही ताकत। तो वही स्थिति मेरे साथ हुई। बात के साथ मैंने कील की तरह जोर जबरदस्ती की तो उसकी चूड़ी मर गई। तो बात का न तो ऊपर से कसाव था, ना तो उसमें कसावट था, बात में ना ताकत थी, मतलब ना ही कोई मेरी बात का कोई महत्व था, ना ही कोई उसमें कोई प्रभाव था, कोई मतलब नहीं था। बात ने जो एक में शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी बात है वो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और मुझे पसीना पहुँचते देख करके पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? और बात है उसने मुझे एक शरारती बच्चे की तरह पूछा कि क्या तुमने बात को कभी सहूलियत यानी साधारण सी भाषा में बताना नहीं सीखा किसी को? क्योंकि अनर्गल शब्द को डालने के कारण उसका प्रयोग है वो खत्म हो जाता है, उसका महत्व है वो खत्म हो जाता है। शब्दों को तोड़ने मोड़ने से मतलब बात का कोई महत्व नहीं रहता है। तो कवि कहता है कि शरारती बच्चे की तरह मुझसे बात कहती है कि भाषा को सरलता से लिखना नहीं सीखा तुमने, मूल बात को सहज और सरलता से प्रकट करना चाहिए। यानी जो बात होती है उसको बिल्कुल साधारण भाषा में आप कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग पांडित्यपूर्ण परिदृश्य या फिर साहित्यिकता की दृष्टि से अगर अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं और चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो उसमें जबरदस्ती ऐसे ही शब्द रख देते हैं जिससे उस बात का कोई महत्व नहीं होता है। तो कवि उन्हीं लोगों को पर ये इस बात के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। कवि यही कहना चाहता है कि कोई भी बात हो बिल्कुल साधारण भाषा में आप कह सकते हो, तो वो आराम से समझ में आएगी। अगर उसके साथ में आप जोर जबरदस्ती करोगे, अपना पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन दिखाओगे, साहित्यिक शब्दों को डाल दोगे, तो उसमें बात है वो किसी को समझ में नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो बात का प्रभाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बात का कोई महत्व है वो नहीं रहेगा। तो वही है जो बात मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछ रही थी। मुझे पसीना पसीना देख कर पूछा कि भाषा को तूने कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, कि भाषा को तूने बिल्कुल साधारण भाषा में कहना नहीं सीखा, यानी बिल्कुल सरल स्पष्ट सीधे शब्दों में भी तो तुम उसी बात को कह सकते थे, परंतु यहाँ पर तो आपने अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के कारण या फिर साहित्यिक शब्दों को डालने के कारण बात है उसका प्रभाव वो बिल्कुल भी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये अच्छे प्रश्न बनते हैं कि बात को मैंने इस प्रकार से ठीक दिया, यानी हार करके मैंने कील की तरह है उसको ठोक दिया, यानी बात को वहीं पर लोगों पर छोड़ दिया। ऊपर से तो वो दिखने में ठीक ठाक थी, जैसे कील होती है वो ऊपर से दिखने में ठीक ठाक होती है, लेकिन अंदर उसमें ना तो कसाव होता है और ना ही ताकत होती है। वही स्थिति बात की है कि ऊपर से तो वो दिखने में ठीक ठाक थी, अंदर में ना तो उसमें कसावट थी, ना ही कोई इस बात का कोई प्रभाव था, कोई महत्व था, कोई औचित्य ही नहीं था। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पसीना पोंछते हुए पूछा कि तूने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। तो आशा करता हूँ ये कविता छोटी सी आपको आराम से समझ में आई होगी। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, इतनी कोई हार्ड नहीं। इसमें छोटे छोटे मुहावरे जरूर आए हैं, जैसे बात की चूड़ी मर जाना, प्रभावहीन हो जाना, यानी बात की चूड़ी मर जाती है ना। एक देखिएगा पीछे पंक्ति आई है कि बात की चूड़ी मर गई, ये अच्छा मुहावरा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बात का प्रभावहीन होना, बात को पेंच की तरह खोलना मतलब बात को सहज रूप से स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी बात पकड़ में नहीं आना, और बात बन जाना मतलब कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य हो जाना। इस प्रकार से ये छोटे छोटे मुहावरे हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूँ छोटी सी कविता आराम से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो। बात की चूड़ी मर गई, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति भी है, ये भी ध्यान में रखना। बात की चूड़ी मर गई मतलब लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति वहीं होती है जहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बात मुझसे एक बच्चे की तरह खेल रही थी मतलब मुझसे सासी से आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी इस बात को वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर करना। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये ताशबीनों का शब्द, इस प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं प्रश्न। ताशबीन होते हैं तमाशा देखने वाले।